नमस्कार। हिंदी सरिता कार्यक्रम में आज हम हिंदी राजभाषा के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसके लिए हमारे दूरदर्शन स्टूडियो में पधारे हुए अतिथि हैं डॉक्टर राकेश शर्मा, जो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी हैं। श्री राकेश शर्मा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर राकेश शर्मा जी ने अपने कम समय में ही हिंदी के क्षेत्र में बहुत नाम किया हुआ है। उन्होंने एक युवा शोध विद्यार्थी होते हुए पीएचडी प्राप्त की, जिन्हें 2014 में माननीय राष्ट्रपति के कर कमलों से विशिष्ट राजभाषा का पुरस्कार प्राप्त हुआ। वहीं 2018 में माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक हिंदी राजभाषा विकास के विविध आयाम के लिए उन्हें गौरव सम्मान प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त 2021 में मुंबई साहित्य अकादमी की तरफ से उन्हें युवा रचनाकार का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। डॉक्टर राकेश शर्मा ने अभी तक 5 पुस्तकें लिखी हैं जो प्रकाशित हो चुकी हैं। वर्तमान में डॉक्टर राकेश शर्मा राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में से प्रकाशित विज्ञान पत्रिका सागरबोध का संपादन भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त डॉक्टर राकेश शर्मा ने कई संस्थानों में हिंदी के ऊपर व्याख्यान और कार्यशाला आयोजित की हैं। स्वागत है डॉक्टर राकेश शर्मा जी का। बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर राकेश शर्मा जी, आप समुद्र विज्ञान संस्थान में वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी हैं। पिछले 13 वर्षों से आप इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। आपकी शिक्षा एक हिंदी भाषी क्षेत्र में हुई है, अहिंदी भाषी क्षेत्र में हुई है, और आपका कार्य क्षेत्र भी एक अहिंदी भाषी क्षेत्र है। आपका ये 13 वर्ष का अनुभव कैसा रहा? जैसा आपने परिचय में बताया, मेरा जन्म और शिक्षा दीक्षा सभी कुछ उड़ीसा में हुई, और संबलपुर विश्वविद्यालय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात मैंने वर्ष 2009 में मेरा गोवा में आगमन हुआ, और यहाँ राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान में मैंने वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। इससे कुछ समय पहले मैं सीडेक पुणे में भी हिंदी अधिकारी के रूप में मैंने कार्य किया। इससे मुझे काफ़ी अच्छा अनुभव इसलिए प्राप्त हुआ कि सीडेक वो संस्था है जिसने राजभाषा विभाग के लिए बहुत सारे हिंदी के सॉफ्टवेयर तैयार किए। तो इन्हीं सभी सॉफ्टवेयर की जानकारी प्राप्त करने और उनका प्रशिक्षण लेने में मुझे सीडेक की जो मेरी नौकरी थी, इसने मुझे बहुत सहायता दी। उसके बाद मेरा गोवा में आगमन हुआ, और यहाँ पे मैंने राजभाषा अधिकारी के रूप में ज्वाइन किया। 13 साल हो गए मुझे गोवा में इस पद पर कार्य करते हुए। काफ़ी लंबा समय है और व्यापक अनुभव मुझे हुआ। तो आपका जो प्रश्न है कि इस क्षेत्र में आपका अनुभव कैसा रहा, तो मैं निश्चित तौर पे बताना चाहूँगा कि ये जो क्षेत्र है थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण तो है ही, लेकिन इन्हीं चुनौतियों में ही आनंद है और उत्साह है। पिछले 13 वर्षों के दौरान कुछ उपलब्धियां भी प्राप्त हुई, और इन उपलब्धियों के अलावा राजभाषा हिंदी की सेवा का भी मुझे भरसक अवसर प्राप्त हुआ। इस दौरान संस्थान में हमने अनेक कर्मचारियों को हिंदी में प्रशिक्षित किया। ये प्रशिक्षण का जो स्तर था वो भी काफ़ी व्यापक था। इसमें हमने भाषा प्रशिक्षण भी उन्हें दिया, टंकण का भी प्रशिक्षण प्रदान किया, और कुछ लोगों को हिंदी आशुलिपिक यानी स्टेनोग्राफी का प्रशिक्षण भी प्रदान किया। इसके बाद हमने एक पत्रिका जो सागरबोध करके एक विज्ञान पत्रिका जो है, इसका प्रकाशन प्रारंभ किया, और कुछ ही समय में ये पत्रिका भारतवर्ष में काफ़ी लोकप्रिय हुई। और मैं आपको बताना चाहूँगा, वर्ष 2016 में इसे यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल का दर्जा भी प्राप्त हो गया, और अब ये पत्रिका नियमित तौर पे प्रकाशित हो रही है, और बहुत ज़्यादा पाठक इसके हैं जो कि इसके प्रिंटेड वर्जन और इसके जो ऑनलाइन वर्जन है उसको पढ़ते हैं और अपनी टिप्पणियाँ भी इसे
हमें देते हैं। और जो राजभाषा अधिकारी का जो उत्तरदायित्व है, क्योंकि मैं इस बारे में थोड़ा सा समय लेके बताना चाहूँगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये हिंदी अधिकारी या राजभाषा अधिकारी का जो कार्य क्षेत्र है इससे परिचय नहीं होता है, और वो कई बार पूछते हैं कि आप लोग का कार्य क्या है। तो राजभाषा अधिकारी का जो कार्य क्षेत्र होता है वो काफ़ी व्यापक और विस्तृत होता है। इसमें मूल रूप से अनुवाद का कार्य उसको देखना होता ही है, क्योंकि किसी भी केंद्र सरकार के कार्यालय में अनुवाद जो है एक आवश्यक विषय है। सभी दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी करने होते हैं, इसलिए अनुवाद तो होता ही है। साथ में सभी कर्मचारियों को हिंदी में उनको प्रशिक्षित करना, ताकि हिंदी का कार्य साधक ज्ञान वो प्राप्त कर सकें, उसके ऊपर भी ध्यान देना होता है। साथ ही हम लोग हिंदी के व्यापक तौर पे उसको प्रसारित करने, लोगों में लोकप्रिय बनाने के लिए अनेक संगोष्ठियाँ आयोजित करते हैं। संगोष्ठियों का विषय कई बार वैज्ञानिक होता है और कई बार विज्ञान से इतर अन्य विषयों पर भी संगोष्ठियाँ आयोजित होती हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, अनुवाद प्रशिक्षण, कंप्यूटर प्रशिक्षण। और इसके साथ साथ राजभाषा अधिकारी के उत्तरदायित्व में ये भी रहता है कि वो नियमित तौर पे कर्मचारियों को कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षित करें और हिंदी में काम करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित भी करें। तो डॉक्टर साहब, जैसा आप बता रहे हैं कि हिंदी राजभाषा के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपने अपने तरीके से बहुत सी योजनाएं बनाती हैं, फिर भी, और ये योजनाएं आज़ादी के बाद से चल रही हैं, फिर भी 75 साल आज़ादी के होने के बाद भी हम अपनी हिंदी भाषा को वो स्थान नहीं दिला पाए जो स्थान उसका होना चाहिए। तो इसमें आपको क्या क्या परेशानियां समझ में आ रही हैं तीनों स्तर पे, वैश्विक स्तर पे, संवैधानिक स्तर पे और नीतिगत स्तर पे? थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, जैसा आपने पूछा कि हमें आज़ादी मिले 75 साल हो गए, लेकिन फिर भी हिंदी को वो स्थान नहीं मिला अब तक जो उसे मिलना चाहिए। तो इसके पीछे कई कारण हैं। कई दशक बीतने के बाद भी हिंदी काफ़ी आगे बढ़ी है, इसकी प्रगति तो हुई है, फिर भी इसे बहुत संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। इसके पीछे मैं बताना चाहूँगा कि जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा और देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। साथ में अनुच्छेद 351 जो है वह संघ सरकार को स्पष्ट निर्देश देता है कि वह संघ सरकार का ये दायित्व होगा कि वह हिंदी भाषा का विकास करे। ये अनुच्छेद 351 में इसका उल्लेख है। इसको लेते हुए केंद्र सरकार जो है राजभाषा विभाग की स्थापना की गई और राजभाषा विभाग के तहत हिंदी शिक्षण योजना चलाई गई। हिंदी शिक्षण योजना के तहत भाषा प्रशिक्षण, अनुवाद प्रशिक्षण, उसके साथ साथ टंकन, स्टेनोग्राफी आदि के प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी चलाए गए। आप ये भी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के साथ साथ बहुत सारी राज्य सरकारें हैं, वो भी अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं। लेकिन देखिए, हमारा देश जो है ये एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। यहाँ पे कोई तानाशाही है नहीं कि हम एक दिन में किसी भाषा को हम ले आएंगे और लागू कर देंगे। ये एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है और ये एक बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक राष्ट्र है। किसी भी जनसंख्या के ऊपर, किसी भी वर्ग के ऊपर किसी भाषा को थोपे जाना यहाँ पे संभव नहीं है, क्योंकि हमारी जो नीति है वो शुरू से ये रही है कि हमको सभी को साथ में लेकर चलना है। जैसा रविंद्रनाथ ने कहा कि सारी भाषाएं यदि नदी है तो हिंदी जो है महानदी है। तो जो हमको सभी को साथ में लेके जब चलने की बात होती है तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रगति जो है मंथर हो जाती है। लेकिन अब सने सने जो है लोग हिंदी के महत्व को समझ रहे हैं। हिंदी का विकास अब धीरे धीरे गति पकड़ रहा है। आप चाहे सोशल मीडिया पे देख लीजिए, इंटरनेट पे देख लीजिए, स्कूलों में हिंदी शिक्षण देख लीजिए, सभी क्षेत्रों में पहले से काफ़ी अधिक प्रगति हुई है। और हम आशा करते हैं कि पिछले 75 सालों में हिंदी की जितनी प्रगति नहीं हुई है, आने वाले 2-3 दशकों में हिंदी उससे कहीं तेज रफ्तार से प्रगति करेगी और निश्चित तौर पे एक सुदृढ़ विश्व भाषा के रूप में खुद को स्थापित करेगी। डॉक्टर साहब, भारत सरकार अब हिंदी के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को भी बढ़ावा दे रही है, उनका प्रयास है जी। इस प्रयास को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये बहुत ही अच्छी सोच है, क्योंकि अभी इससे पहले वाले प्रश्न में भी मैंने कहा कि हमको सभी को साथ में लेके चलना है। कोई भी भाषा अपने आप को उपेक्षित महसूस ना करे और कोई भी भाषा अपने आप को ये ना कहे कि हम श्रेष्ठ हैं और आप हमसे कमतर हैं। ये कमतरी का अनुभव हम किसी को कराना नहीं चाहते। सभी भाषाएं अपने आप में
श्रेष्ठ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई बार हिंदी के ऊपर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी थोपे जाने का आरोप भी आ जाता है, लेकिन ये आरोप निराधार है, क्योंकि कुछ तथ्य से लोग वाकिफ़ नहीं है। मैं बताना चाहूँगा कि 5 ऐसी भाषाएं हैं भारत में जिनको क्लासिकल लैंग्वेज यानी शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है, और उन 5 शास्त्रीय भाषाओं में हिंदी नहीं है। ठीक है, उसमें संस्कृत है, तमिल है, मलयालम है, ओडिया है, और एक तेलुगु शायद 5वीं भाषा के रूप में उसमें शामिल की गई है। तो और अभी जैसा ये केंद्र सरकार ने ये भी प्रयास शुरू किया है कि हिंदी के साथ साथ जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जैसे तमिल है, बंगला है, मराठी है, कोंकणी है, असमिया है, उड़िया है, इनका भी भरसक विकास हो। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी हाल ही में हमको सर्कुलर मिला है कि हमको जैसा हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस तो मनाते ही हैं, उसके साथ साथ हमको 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी मनाना है, उसका भी आयोजन करना है। लेकिन उसके साथ 21 फरवरी को जो मातृभाषा दिवस यानी वर्ल्ड मदर टंग डे जिसे हम कहते हैं, विश्व मातृभाषा दिवस, उसका भी आयोजन करना है। और इस दिन के अवसर पर सभी कर्मचारियों को मातृभाषा में कुछ कार्य करने के लिए उनको प्रेरित और प्रोत्साहित भी करना है। इसके अलावा ये भी निर्देश दिए गए हैं, जैसे एक वैज्ञानिक संस्थान में हमारे पास हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो वैज्ञानिक गण हैं, जो अपना अनुसंधान का कार्य करते हैं, जो PhD की थीसिस लिखते हैं या कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं, तो उसका जो सारांश है वो कम से कम वो लोग हिंदी में लिखें, हिंदी में, अन्यथा अपनी मातृभाषा में लिखें। और उसके लिए जो उनके कैरियर मार्किंग होती है उसमें उनको कुछ ना कुछ वेटेज उनको मिले। तो हिंदी के साथ साथ जैसे भारत सरकार ने इसके संदर्भ में भी एक योजना लाई है जिसमें सभी लोगों को अपनी प्राथमिक शिक्षा अपनी मातृभाषा में अनिवार्य किया गया है। जी बिल्कुल। तो इससे क्या आपको असर दिखाई देगा? ये आप शायद जो नई शिक्षा नीति 2020 में लॉन्च की गई, आप उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसके तहत एक बहुत अच्छा प्रयास किया गया है कि जो प्राथमिक स्तर तक यानी कक्षा 5वीं तक जो है, जो बच्चा है वो अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करे। वो मातृभाषा तमिल हो, तेलुगु हो या हिंदी हो, इससे अंतर नहीं पड़ता, लेकिन वो मातृभाषा में शिक्षा ले। इसके पीछे एक बड़ा अच्छा वैज्ञानिक आधार है। ये जो शिक्षाविद हैं वो भी इसे मानते हैं कि प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे का दिमाग होता है वो सबसे बेहतरीन तरीके से किसी भी विषय को अपनी मातृभाषा में समझ सकता है, क्योंकि उसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी होती है, उसकी जो ग्रहणीय क्षमता होती है, वो अपनी मातृभाषा में उसको सरल होती है। और मातृभाषा में क्या होता है, वो सोचता भी अपनी मातृभाषा में है। तो इसके कारण जो है आगे चल करके उसका जो ब्रेन है या उसकी जो सोच है, उसको सोचने का तरीका अलग हो जाता है। जबकि वो अंग्रेजी में अगर उसको पढ़ता है तो पहले तो उसको अंग्रेजी समझने की आवश्यकता पड़ती है, फिर उसके बाद वो विषय को समझता है। तो इसमें किसी भाषा का विरोध नहीं है, लेकिन स्पष्ट तौर पे ये निर्देश है कि प्राथमिक शिक्षा जो है वो मातृभाषा में दी जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि हिंदी के प्रचार प्रसार से क्षेत्रीय भाषाओं का कोई ना तो अपमान है, ना ही उनका विलोपन है, बल्कि संरक्षण ही है। बिल्कुल। ये जो आरोप कई बार लगाए जाते हैं हिंदी पे कि हिंदी जो है, हिंदी के कारण जो है किसी भाषा का विकास रुक रहा है, तो ये आप इसकी अगर व्याख्या करें और इसको अगर थोड़ी सी इसकी समीक्षा करें तो आप पाएंगे कि हिंदी के कारण किसी भी भारतीय भाषा का विकास ना कभी रुका था और ना कभी रुकेगा, क्योंकि हिंदी जो है सबको साथ में लेकर चलने वाली भाषा है। और ये हमारे देश में देखिए जो 22 भाषाएं हैं जिसको 8वीं अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, और साथ साथ हमारी जो हिंदी है वो राजभाषा है। अच्छा, इसके अतिरिक्त हम हिंदी को संपर्क भाषा तो मानते ही हैं जी, तो क्या इस संपर्क भाषा होने के साथ साथ ये क्षेत्रीय भाषाओं के बीच में एक सेतु का भी कार्य कर सकती है? बिल्कुल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। जैसे अगर आपको अवसर मिले, आप भारतीय रेल में सफ़र कर रहे हो, चाहे वो AC का डिब्बा हो या नॉन AC का, तो आप उसमें देखेंगे अगर एक तमिल भाषी बैठा हुआ है और एक तेलुगु भाषी बैठा हुआ है, तो दोनों व्यक्ति आपस में हिंदी में बात करते हैं। तो वहाँ पे उन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए हिंदी जो है संपर्क भाषा का कार्य करती है। तो ये तो बिल्कुल माना हुआ तथ्य है कि हमारे पूरे भारतवर्ष में जो आम जनता है उसके बीच में संपर्क भाषा का कार्य
हिंदी कर रही है। शायद आपका प्रश्न अनुवाद के ऊपर ये था कि अनुवाद जो है सभी, हाँ, हिंदी का अनुवाद। हाँ, तो इसमें एक ये जो तथ्य हम इसको आपको बता दें कि जो भारतीय भाषाएं हैं, यहाँ पे 22 राष्ट्रीय भाषाएं हैं और आपको जान के आश्चर्य होगा कि छोटी मोटी बोलियों को मिला के पूरे भारतवर्ष में 2000 भाषाएं बोली जाती हैं। तो इन कुछ भाषाओं को बोलने वाले लोगों की संख्या 200, 400, 500 तक भी सीमित है और हिंदी जैसी जो बड़ी भाषाएं हैं उनकी बोलने वाले लोगों की संख्या जो है करोड़ों में है। अनुवाद जो है एक ऐसा विषय है, या अनुवाद के कारण जो है दो भाषाओं के बीच में एक पुल या एक सेतु स्थापित हो जाता है। यहाँ एक तथ्य जानने योग्य है कि कोई भी जो भाषा होती है वह केवल एक भाषा नहीं होती है, बल्कि वो उस संस्कृति की रीढ़ होती है, उसकी जान होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं एक हिंदी भाषी के तौर पे मुझे एक उपन्यास, कोई तमिल का उपन्यास हिंदी में पढ़ने के लिए मिलता है, तो मैं उस उपन्यास को पढ़ के तमिल जीवन शैली, उनका खान पान, उनकी संस्कृति, उनकी सोच आदि सभी से परिचित हो सकता हूँ। तो अनुवाद का कार्य हो रहा है, लेकिन इसमें और ज़्यादा प्रगति लाने की और थोड़ा सा अगर बेहतर हो सके तो इससे क्या होगा, दोनों भाषाओं के बीच में जो भेद है या जो खाई है वो कम हो जाएगी और सभी भाषाएं आपस में एक दूसरे के करीब आ पाएंगी। डॉक्टर साहब, अब आजकल हिंदी के साथ साथ हम लोगों ने एक और नई तरह की हिंदी देखी है जिसको हम इंग्लिश कहते हैं, जिसमें देवनागरी लिपि के बजाय रोमन लिपि में लिखा जाता है जी। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, एक कहावत है कि भाषा बहता नीर, यानी सजीव भाषा वही होती है जो निरंतर प्रवाहमान रहे, क्योंकि जैसे पानी अगर कहीं पे रुक जाता है तो उसमें दुर्गंध पैदा हो जाती है, अगर वो बहता रहे तो वो स्वच्छ और निर्मल रहता है। तो भाषा भी या जुबान जो होती है वो भी निरंतर प्रगतिशील बनी रहती है। अब इसमें समय के साथ साथ जो आप कह लीजिए मीडिया का प्रभाव कह लीजिए, फिल्मों का प्रभाव कह लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी का जो वर्चस्व है उसका प्रभाव कह लीजिए, उनके कारण हिंदी में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाने लगा है। और साथ ही जो युवा पीढ़ी है, इसमें जो हमने पहले चर्चा की कि तकनीकी के क्षेत्र में, सूचना तकनीकी के क्षेत्र में अंग्रेजी से हिंदी प्रारंभिक स्तर पर थोड़ी पिछड़ गई थी, तो रोमन में लिखने का जो प्रचलन चला तो हिंदी भी जो है रोमन में लिखी जाने लगी। और आज जो रोमन में लिखी जाने वाली हिंदी है वो युवा पीढ़ी में काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। आज अब विज्ञापन पे देखिए या किसी और क्षेत्र में देखिए तो आप देखेंगे कि हिंदी लिखी जा रही है परंतु वो रोमन में लिखी जा रही है। तो मेरा प्रश्न यही है कि जो इस इंग्लिश का प्रचार हो रहा है उससे क्या हिंदी के को विकास में बाधा है? आप क्या समझते हैं? देखिए, इसमें दोनों चीज़ें हैं। इसको हम पूरी तरीके से रोक नहीं सकते हैं, लेकिन इसमें नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि एक कहावत है ना कि नमक जो है दाल में होना चाहिए। थोड़ा सा दाल में अगर नमक मिलाया जाए तो वो स्वादिष्ट होती है, लेकिन नमक में दाल नहीं मिलाई जाती। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं अगर ये कहता हूँ कि जो आम बोलचाल के शब्द हैं, जैसे कैमरा है, ठीक है, जैसे टेलीफोन है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में घुल मिल गए हैं। तो इनके प्रयोग में कोई रुकावट नहीं है या इसमें प्रयोग में कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक सामान्य सा वाक्य अगर मुझे कहना है और मैं कहता हूँ कि मुझे मार्केट से वेजिटेबल परचेज करने जाना है, ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट, वेजिटेबल, परचेज ऐसे शब्द जो हैं, इनके स्थान पे बहुत सुंदर हिंदी के आम प्रचलन के शब्द उपलब्ध हैं। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे बाजार से सब्जी खरीदने जानी है तो वो ज़्यादा अच्छी हिंदी है, ना कि मुझे मार्केट से वेजिटेबल परचेज करने जाना है। तो इसमें थोड़ा सा इस पर नियंत्रण होना चाहिए। और इस समस्या से सिर्फ हिंदी ही नहीं जूझ रही है, इस वैश्वीकरण के दौर में जैसी इंग्लिश है, चाइना में वैसी चिंग्लिश भी देखी जा रही है, जापान में वैसी जिंग्लिश भी देखी जा रही है। लेकिन ये अगर बहुत ज़्यादा अगर इसका रूप विकृत हो जाए तो भाषा जो है भ्रष्ट हो सकती है। तो इसको थोड़ा सा नियंत्रित करना चाहिए ताकि जो भाषा की शुद्धता है वो भी बनी रहे। अभी पिछले कुछ दशक से कंप्यूटर, मोबाइल और सूचना प्रौद्योगिकी ने अपने बहुत विकास किया है। इसके विकास से हमारे हिंदी के क्या योगदान रहा, या हिंदी के योगदान में इनका क्या रहा?
आप इस पर कुछ बोलेंगे? जी बिल्कुल। जैसा कि खास तौर पे पिछले जो 2 दशक हैं और विशेष तौर पे पिछला 1 दशक है, इसमें सूचना प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए, जीवन के हर क्षेत्र में। आज अगर हमको एक फ़्लाइट की टिकट बुक करने से लेकर के अगर हमको अपने घर में खाना मंगाना है, सब कुछ हम लोग हमारे मोबाइल पे हम लोग कर पा रहे हैं। एक मोबाइल ऐप के माध्यम से ये सारी चीज़ें हो पा रही हैं। तो इसी सूचना प्रौद्योगिकी ने भाषा, राजभाषा हिंदी और अनुवाद, इनके ऊपर भी अपना प्रभाव डाला है और यह प्रभाव सकारात्मक है। मैं जिसकी बात करना चाह रहा हूँ वो है यूनिकोड। यूनिकोड जो तकनीक आई, यूनिकोड तकनीक के कारण जो कंप्यूटर पर, मोबाइल पर, लैपटॉप पर हिंदी में लिखने की जो समस्या थी या हिंदी लिपि की जो समस्या थी, उसका पूरी तरीके से निराकरण हो गया है। आज हम लोग बोल करके वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं, साथ ही हम गूगल पे हिंदी में हिंदी के किसी विषय का सर्च कर सकते हैं, उसका सर्च इंजन में जाके उसको खोज सकते हैं, और हम हिंदी में ईमेल कर सकते हैं, हिंदी में अपनी पीपीटी तैयार कर सकते हैं, और ये सब कुछ संभव हुआ है यूनिकोड के आने के बाद से। तो ये तो एक छोटा सा उदाहरण था यूनिकोड का। उसके बाद जो वॉइस टाइपिंग है या गूगल ट्रांसलेट है, अनुवाद की सुविधाएं हैं, और भी बहुत सारे मोबाइल ऐप्स ऐसे हैं जो कि आपको भाषा के क्षेत्र में कार्य करने की सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो निश्चित तौर पे जो नई युवा पीढ़ी है उनको इन साधनों के, इन ई टूल्स और साधनों के माध्यम से अपनी भाषा में काम करने की बहुत ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त हो गई हैं। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न सभी के मन में रहता है, वो है रोजगार का। यदि कोई आदमी हिंदी पढ़ता है तो उसको आगे जाके रोजगार के क्या और कैसे अवसर प्राप्त होंगे? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, थोड़ा सा कटु यथार्थ है, लेकिन हमको स्वीकार करना चाहिए। जैसे हम लोग एक कहावत होती है ना कि गांव में भी जब कोई गाय बूढ़ी हो जाती है और दूध नहीं देती है तो फिर उसका उतना मान सम्मान और आदर नहीं होता है। तो अगर कोई भाषा हमको रोजगार देने में अक्षम हो जाए या बिल्कुल असमर्थ हो जाए तो हम चाहे हृदय में उसके प्रति श्रद्धा का भाव रखें, लेकिन व्यावहारिक दृष्टिकोण से जो है उसको आदर सम्मान नहीं मिल पाता है। और ये थोड़ा सा कटु यथार्थ है कि हिंदी जो है रोजगार के क्षेत्र में थोड़ी सी पिछड़ गई है। अब इसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ परिवर्तन लाए जा रहे हैं, और अब जो है हिंदी भाषा के क्षेत्र में भी बहुत सारे रोजगार उपलब्ध हैं। जैसे अगर आप अनुवाद की पढ़ाई करते हैं तो किसी भी केंद्र सरकार के कार्यालय में आप अनुवादक बन सकते हैं। मीडिया में, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों में आज हिंदी भाषी कार्मिकों की बहुत ज़्यादा मांग है। साथ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हिंदी भाषा के जानकार जो लोग हैं उनकी भी बहुत मांग है। इसके साथ साथ हमको और भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों पे ध्यान देना होगा जहाँ पे हिंदी के माध्यम से रोजगार पैदा किया जा सके। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। गोवा जैसा राज्य जो कि पर्यटन के लिए पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है, और यहाँ जो पर्यटक आते हैं पूरे भारतवर्ष से, उनमें 80% से अधिक जो पर्यटक हैं वो हिंदी में बात करना पसंद करते हैं। तो पर्यटन में अगर एक ऐसा कोर्स चलाया जाए जिसमें हिंदी भाषा के माध्यम से उनको अच्छी जानकारी गोवा की प्रदान की जा सके और उनको भी पर्यटन का आनंद आए, तो ऐसे कई कोर्स जो हैं विश्वविद्यालयों में, ऐसे कई क्रैश कोर्स चलाए जा सकते हैं जिनके माध्यम से जो है रोजगार उत्पन्न हो सके। तो इनके ऊपर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, आपने अभी गोवा का नाम लिया, तो गोवा जहाँ पर एक पाश्चात्य संस्कृति है और हिंदी अंग्रेजी का वर्चस्व है, फिर भी पर्यटन के कारण यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं और हिंदी का प्रचलन आम है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि गोवा में हिंदी अपना स्थान बना पाएगी? नहीं, मैं तो कहता हूँ हिंदी अपना स्थान गोवा में बना चुकी है, क्योंकि जो गोवा को आज़ादी मिलने के बाद के समय से अगर आप आज की स्थिति की तुलना करें तो अब स्थितियाँ काफ़ी बदल चुकी हैं और इसमें पर्यटन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपकी बात सच है कि यहाँ पे जो पुर्तगाली शासन रहा उसका जो पाश्चात्य संस्कृति का जो प्रभाव इसके कारण बहुत ज़्यादा देखा गया। तो लेकिन आज़ादी के बाद, गोवा की आज़ादी के बाद यहाँ पे
जो भारत की मूल संस्कृति थी उसका भी काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ और उसका माध्यम बनी हिंदी। आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो पूरे गोवा में गोमंतक राष्ट्रभाषा विद्यापीठ, प्रयास, ऐसी कई संस्थाएं हैं जो हिंदी के विकास के लिए कार्य कर रही हैं। और आज गोवा के हर प्रमुख महाविद्यालय यानी कॉलेजेस पे हिंदी की पढ़ाई एमए के स्तर पर हो रही है। कई ऐसे महाविद्यालय जिन्हें मैं जानता हूं जो कि पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन एंड पीजी डिप्लोमा इन हिंदी जर्नलिज्म उनकी पढ़ाई शुरू कर चुके हैं या शुरू करने जा रहे हैं। जो गोवा विश्वविद्यालय है वहाँ पे काफ़ी लंबे समय से हिंदी में स्नातकोत्तर की पढ़ाई जारी है और अब तो वहाँ पे हिंदी एमफिल और हिंदी पीएचडी की उपाधि भी दी जा रही है। तो हिंदी का विकास यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है और हिंदी का भविष्य गोवा में उज्जवल है। डॉक्टर साहब, अंत में मैं चाहूँगा कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हमारे दर्शकों को आपकी तरफ से कोई संदेश पहुँचे। देखिए, एक जो प्रयास सरकार के स्तर पे होने चाहिए वो तो हो ही रहे हैं, ठीक है। संविधान में जो व्यवस्था की गई है वो तो बिल्कुल उचित है, समीचीन है और व्यावहारिक है ही। लेकिन एक साथ में हमको ये भी सोचना चाहिए कि भाषा के प्रति हमारे मन में भी एक सम्मान और गौरव की भावना भी होनी चाहिए। ये एक हम भारतीयों के थोड़े से मन में कई बार एक हीन भावना घर कर जाती है, जो कि जो विदेशी भाषाएं हैं जैसे चीनी है, जर्मन है, कोरियन है, रशियन है, वहाँ पे उन लोगों को, वो लोग जो अपनी भाषा में काम करते हैं तो उनमें कोई कुंठा या हीन भावना की ग्रंथि नहीं होती है। तो हम भी हमारी हिंदी और हमारी भारतीय भाषाओं को लेकर के सम्मान का अनुभव करें, गौरव का अनुभव करें, क्योंकि हमारी जो भाषाएं हैं वो बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक हैं, बहुत प्राचीन हैं और बहुत ही समृद्ध भाषाएं हैं। तो अगर हम थोड़ा सा हमारी भाषाओं के प्रति सम्मान बोध करें और हमारे बच्चों में हमारी भाषा को लेकर के एक अच्छा कल्चर, एक अच्छी संस्कृति डाल सकें, तो मुझे लगता है कि हिंदी के साथ साथ हम सभी भारतीय भाषाओं का कल्याण कर सकेंगे। डॉक्टर राकेश शर्मा जी, आप दूरदर्शन स्टूडियो में पधारे, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।